भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। महात्मा गांधी की ये बात ना आज की हमारी चर्चा के विषय पर बिल्कुल सटीक बैठती है, खासकर जब हम भारत के ऊर्जा भविष्य और उससे जुड़े कानूनी ढांचे की बात कर रहे हों। आज हम गहराई से समझेंगे भारत के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 यानी CLNDA को, और ये भी कि इसमें सुधार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। ये पूरी चर्चा द हिंदू में छपे एक महत्वपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत प्रासंगिक हो सकता है और साथ ही आम जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये CLNDA कानून है क्या, भारत क्यों इसमें बदलाव पर सोच रहा है, और जो सप्लायर्स हैं, विदेशी निवेशक हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, और इसका भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इन्हीं सब पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये CLNDA 2010 इसका मकसद क्या था। देखिए, मूल रूप से तो ये कानून परमाणु दुर्घटना होने पर जो पीड़ित होते हैं उनको मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए है। इसमें जो प्लांट ऑपरेटर है उस पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, मतलब कठोर और बिना गलती वाली देयता। इसका मतलब हुआ कि अगर दुर्घटना हुई तो ऑपरेटर को हर्जाना देना ही होगा, चाहे उनकी सीधी गलती साबित हो या ना हो। और इसकी एक सीमा है 1500 करोड़ रुपए, और अगर नुकसान इससे भी ज्यादा हो जाए तब सरकार की भूमिका आती है। सरकार की जिम्मेदारी की सीमा करीब 2100 से 2300 करोड़ रुपए के बीच है। ये 300 मिलियन SDRs के बराबर होता है। SDRs मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF की एक तरह की करेंसी। और मुआवजे के दावों के लिए एक परमाणु क्षति दावा आयोग का भी प्रावधान है इसमें। लेकिन एक चीज है इसमें जो थोड़ी अलग है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो है धारा 17B। ये धारा ऑपरेटर को ये अधिकार देती है कि वो दुर्घटना के लिए सप्लायर से भी हर्जाना मांग सके, अगर ये साबित हो कि दुर्घटना खराब उपकरण या घटिया सर्विस की वजह से हुई थी। ये बात थोड़ी पेचीदा है ना? बिल्कुल सही। और यही वो प्रावधान है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं विवादास्पद बनाता है। देखिए, जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पूरक मुआवजा संधि यानी CSC, भारत भी 2016 से इसका सदस्य है। या फिर वियना पेरिस कन्वेंशन को देख लें, ये सब मुख्य रूप से सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर पर ही डालते हैं। इसे चैनलिंग ऑफ लायबिलिटी कहते हैं। CSC में सप्लायर से हर्जाना मांगने का अधिकार है, पर बहुत सीमित है। मतलब सिर्फ तभी जब कोई जानबूझकर गलती हुई हो या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हो। जबकि हमारे CLNDA की धारा 17B का दायरा काफी व्यापक है। अच्छा, तो क्या इसी व्यापक दायरे की वजह से सप्लायर्स, मतलब विदेशी और घरेलू दोनों, वो चिंतित हैं? डर किस बात का है उन्हें? हाँ, असल में यही मुख्य चिंता है। उन्हें डर लगता है कि उन पर असीमित देनदारी आ सकती है, कितना भी क्लेम आ सकता है। और जो बीमा के नियम हैं वो भी इस देनदारी को लेकर बहुत साफ नहीं है, कंफ्यूजन है। फिर CLNDA की एक और धारा है, धारा 46, जिसके तहत उन पर अलग से सिविल केस भी हो सकते हैं। तो इन सब वजहों से आपूर्तिकर्ता, खासकर जो विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत में परमाणु प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने या अपने उपकरण देने से हिचक रही हैं। ओहो, इसका असर तो फिर काफी गंभीर लगता है। क्या कोई बड़े प्रोजेक्ट्स इसकी वजह से रुके हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। असर तो सीधा दिख रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ जो हमारे न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुए थे, वो एक तरह से ठंडे बस्ते में है। जैतापुर में जो बड़ा प्लांट लगना था 9.6 गीगावाट का, या फिर कोवाडा का प्रोजेक्ट, ये सब इसी कानूनी मुद्दे की वजह से अटके हुए हैं। और ये रुकावट भारत के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ईंधन क्षमता हासिल करने का, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा तो इसमें अहम रोल निभा सकती थी। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है। अभी देखें तो परमाणु ऊर्जा भारत की कुल बिजली उत्पादन का सिर्फ लगभग 3% ही है। और अगर हमें अपनी क्लीन एनर्जी लक्ष्यों तक पहुंचना है तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन काफी बढ़ाना होगा। तो ये देरी इसमें बाधा तो डाल ही रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सब रुका हुआ है। भारत दूसरी दिशाओं में काम कर रहा है। जैसे कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ है। फिर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, मतलब SMRs पर भी ध्यान है। बजट में भी 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और 2033 तक 5 स्वदेशी SMRs बनाने की योजना है। अभी 22 रिएक्टर तो चल ही रहे हैं, तो क्षमता बढ़ रही है, लेकिन जो बड़ी विदेशी परियोजनाएं हैं उनके बिना रफ्तार थोड़ी धीमी है। तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, सप्लायर्स की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? मतलब क्या रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, कई तरह के सुझाव हैं।
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है कानूनी बदलाव। मतलब धारा 17B में संशोधन किया जाए। सप्लायर की देनदारी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाया जाए। इसे जानबूझकर की गई गलती या फिर कह लीजिए घोर लापरवाही तक ही सीमित किया जाए। साथ ही परमाणु ऊर्जा अधिनियम में भी बदलाव की बात है, ताकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी आसान हो सके, खासकर SMRs जैसे नए क्षेत्रों में। अच्छा, कानूनी बदलाव के अलावा और क्या? दूसरा है वित्तीय सुरक्षा का पहलू। जो इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल है, उसे और मजबूत किया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय बीमा संघ बनाने का भी सुझाव है सप्लायर्स की देनदारी के लिए, और जोखिम को बांटने के लिए कोई फंड बनाया जाए। तीसरा, कूटनीतिक स्तर पर, मतलब जो हमारे प्रमुख साझेदार देश है उनके साथ द्विपक्षीय समझौते किए जाएं। और जो हमारा रेगुलेटर है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AARB, उसे और सशक्त किया जाए। और आखिर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन जैसे टैक्स में छूट या सब्सिडी वगैरह भी सोचे जा सकते हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो CLNDA 2010 में सुधार करना भारत के लिए काफी जरूरी हो गया है। इससे एक तो हम वैश्विक नियमों के साथ आ जाएंगे, सप्लायर्स का भरोसा भी जीत पाएंगे, और सबसे जरूरी पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हुए जो रुकी हुई परमाणु परियोजनाएं हैं उन्हें दोबारा शुरू कर पाएंगे। और जैसा हमने बात की, ये भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि क्या हमें सिर्फ देनदारी कानूनों पर ही फोकस करना चाहिए, या फिर जैसे जैसे भारत परमाणु ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, हमें परमाणु सुरक्षा की संस्कृति को मजबूत करने, नियामक निगरानी को बेहतर बनाने, और जो परमाणु कचरा प्रबंधन है, जो एक बहुत जटिल चुनौती है, उस पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। मतलब सुरक्षा और देनदारी, ये दोनों पहलू साथ साथ चलने चाहिए। ये एक सोचने वाली बात है। सही कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है ये। तो श्रोताओं, अगर आपको आज की ये गहरी पड़ताल उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इस विषय पर कोई भी सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।